डॉक्टर खाकान, पाक भारत कशीदगी की वजह से पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात पहले वर्चुअल होते रहे, फिर आईएमएफ की टीम आई लेकिन मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए। क्या वजह है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये डेडलॉक आ रहा है? पहली तो बात यह है कि आईएमएफ के साथ इंगेज रहना तो हर सूरत में ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त बगैर आईएमएफ की इंगेजमेंट के जो अपने चैलेंजेस हैं उन पे काबू नहीं पा सकता। और आईएमएफ की इंगेजमेंट की वजह से एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने उनके साथ कंटिन्यू करना है। आई थिंक जहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, फिर हमारी एक फैसिलिटी पहले जो रिव्यू था वो कंप्लीट हो गया, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी चल रही थी, तो एक आरएस क्लाइमेट फैसिलिटी जो है वो भी engage हो गई। सो आई थिंक द अथॉरिटीज हैव डन रिलेटिवली वेल टू कंटिन्यू विद दैट। अब असल बात यह है कि अब आपके पास एक मौका है। आपने पिछला बजट दिया, उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग पे, हमने सैलरीड पे, हमने नॉन सैलरीड पे बहुत हैवी टैक्सेशन की, और एक हैवी हैंडेडली हमने जो ऑलरेडी सेक्टर्स नेट में थे उन्हीं पर टैक्स लागू किया। फिर हमने ये वादा किया कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेल पे टैक्स, होलसेल पे टैक्स, यानी कि 50 अरब रुपया ताजिर दोस्त स्कीम में ले आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी जहां खड़े हुए हैं हम ये करने में कामयाब नहीं हुए। हम ताजिर दोस्त स्कीम को कामयाब नहीं कर सके। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज जनवरी से जुलाई तक अब आगे चला गया। सो ये सारी चीजें जो हैं अब डिस्कस होनी है कि कैसे हम अपनी एनफोर्समेंट मेजर्स से अगले साल कुछ पैसे लेके आएंगे। फिर ये डिस्कस होना है ऑब्वियसली कि जो 12,300 इस दफा जमा करता है एफपीआर, और अगले साल अगर 14,100 अरब जमा करना है, तो ये 2,000 अरब रुपए के करीब का जो गैप है ये कैसे पूरा होगा। कुछ तो ऑटोनमस ग्रोथ यानी कि सिस्टम से ही ग्रोथ आ रही होती है, वहां से पूरा होता है। कुछ आपको नए टैक्सेस का रद्दोबदल करना पड़ेगा, एफईडीज हो, जीएसटी की एग्जेम्पशंस खत्म करनी हो, जो भी आप तय करते हैं फंड के साथ। सो ये सारी डिस्कशन होनी है। पर हैविंग सेड दैट, मैंने हमेशा कहा है कि आईएमएफ जो है वो चूंकि एक आईसीयू का डॉक्टर है, आपको एक आईसीयू की टेबल से उठाकर उसने रख दिया है एक ऑपरेशन थिएटर में। आप इसको इस तरह समझिए। अब आप पे ये जामिन है कि आप किस तरह अपना एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म इस बजट में दिखाते हैं। हार्ड चॉइसेस जो हैं वो बिजली के निर्ख या टैक्सेस बढ़ाना नहीं होती। हार्ड चॉइसेस अगर बजट में दिखाई दें तो वो सब्सिडीज को टारगेट करना होती हैं। जो पेंशन्स का एक बोझ जमा हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है वो होती है। डेट सर्विसिंग का बोझ एक तो कम हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, कि आपका 22 से 11 पे आ गया है पॉलिसी रेट। एक आपने क्या मेजर्स लिए कि आपने डेट की रीप्रोफाइलिंग कैसे की, ये एक्सपेंडिचर में आपको दिखाना है। फिर आपको ये दिखाना है कि जो सब्जेक्ट्स आपके नहीं है उनको आप चलें एनएफसी नहीं हम कर पाते उसको नीचे कैसे देना है। पीएसडीपी का जो रिफॉर्म है उसको ज्यादा टारगेटेड बनाना, इन द सेंस के जो इंटर प्रोविंशियल सड़कें हैं, जो इंटर प्रोविंशियल बिजली का निज़ाम है, वो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बट पर्टिकुलरली जाकर क्या प्रोविंसेस में काम करना है या प्रोविंसेस को वो काम करने देना है। तो एक बहुत बड़ा ये रिफॉर्म। फिर आपने बहुत से अदारे बंद किए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स एंड आपने बंद किया पीएनडी डिपार्टमेंट, गुड वर्क। आपने कुछ जो जॉब्स पे कोई वेकेंट थी वो खत्म की। तो इन सब का एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक पेंशन्स का जो डेट है और बाकी सब्सिडीज को टारगेट करना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत तनख्वाहदार तबके को भी तो रिलीफ देना चाहती है। आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है। फिर गुज़श्ता बजट में हमने देखा कि कैसे सैलरीड क्लास को रगड़ा लगाया गया। तनख्वाहदार तबके ने 350 अरब से ज्यादा टैक्स दिए। तो क्या आईएमएफ तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर रजामंद होगा? क्योंकि हर बार माजी में यही सैलरीड तबका ही तो टैक्सेस देता है। अगर आप एक्सपेंडिचर को संभालेंगे तो एक तो नए टैक्सेस इतने नहीं लगाने पड़ेंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो आपका एक रिफॉर्म है वो होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी यानी कि मसावी टैक्सेशन का निजाम, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे बड़ी सादा सी गुफ्तगू है। आपके पास मैडम अगर कोई 50,000 रुपया था आज से 3 साल पहले, और उससे लेट से आप एक्स नंबर ऑफ गुड्स खरीद सकती थी, आज आप वो 50,000 लेकर दोबारा मार्केट में जाइए तो आप मुझे कहेंगी मैं एक्स माइनस वाई नंबर ऑफ गुड्स खरीद सकती हूँ। ये बात तो आम फहम लोगों को समझ आती है ना, आपको भी यही समझ आती है। वो डीवैल्यू ही हो गया। तो इसका मतलब ये है, ठीक,
so money is not buying the same number of goods, your buying एग्जैक्टली। power has been reduced. अगर इसका मतलब ये है कि 50,000 रुपए पे हम टैक्स लेते थे महाना की बुनियाद पर, यानी कि उससे ऊपर जो भी रकम थी, तो आज उसको लाख रुपया कर देना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। यानी कि जो 6 लाख रुपए की कदगन हमने लगाई हुई है कि इससे ऊपर आप जाएंगे तो हम टैक्स लेना शुरू करेंगे, उसको बढ़ा के 10 लाख या 12 लाख करना चाहिए। ये पहली चीज है। जो लोअर इनकम तबके हैं उनको 2 से 2.5% की रिलीफ देनी चाहिए। जो ऊपर का तबका है उसको चाहे 1 करोड़ से ऊपर की किसी की इनकम है, चलें उसको ना दें अभी रिलीफ, बट जो नीचे का तबका है उसको रिलीफ दें। ऊपर वाले को भी देनी पड़ेगी, इसलिए कि 49% का जो टैक्स ब्रैकेट है ना ऊपर जो लगाया हुआ है, जी। वो पुश कर रहा है मुझे कि मैं पाकिस्तान में नहीं जाके मिडिल ईस्ट में काम करूं। वो पुश कर रहा है कि आप नौकरी छोड़ के कहीं मिडिल ईस्ट चली जाएं, वहां पे सिफर टैक्सेशन है। इसको मतलब सो आईएमएफ आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। मैंने पहले मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, उसका क्या हाल है? उसका ये हाल है 29% एक टैक्स है, 10% सुपर टैक्स है, आई थिंक 6% या 7% वेलफेयर फंड्स हैं, जी ये हो जी। गया 45%। अब लेट से मैं ओनर हूं, अगर मैंने अपने आप को डिविडेंड दिया तो उसमें मुझे 15% और टैक्स देना है, ये हो गया 60%। मुझे कोई दुनिया में समझाए कि दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कैसे पनपने देगी बिल्कुल। पाकिस्तान में, जबकि मैं यही मैन्युफैक्चरिंग सस्ती जाकर कहीं और लगा सकता हूं। सो थिंक अबाउट दिस। सो आपने जो बात सामने रखी है बिल्कुल ठीक है, पर ये मेरे जो रिटेलर भाई हैं, मेरे जो रियल एस्टेट के दोस्त हैं और जो बहनें उनको भी। काम करती हैं इस हाँ। सेक्टर में और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं देते, वो फिर इस मुल्क की जो डिफेंस अभी उन्होंने इस्तेमाल की है 6, 7, 8, 9, 10 तारीख को, जी वो भी उनको नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मतलब लोग कहते हैं ना ऐसा ही कि है। हमें आप मुल्क अब ने क्या दिया। डॉक्टर साहब आप देखें ना, जैसे सैलड क्लास ने, अगर रिटेलर्स की बात करें तो 1350% ज्यादा टैक्स दिया है सैलड क्लास ने एज कम्पेयर टू रिटेलर्स। तो रिटेलर्स को कैसे हम टैक्स नेट में लाएं? क्यों ये इतना बड़ा चैलेंज है जो हुकूमत इसको पूरा नहीं कर पाती? हर बार हर साल ये अहदो पैमान होते हैं, हर साल ये सोचा जाता है कि नहीं अब हम रिटेलर्स को टैक्स में लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर ही आता है। ठीक है ना, वो बत्ती भी इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस भी इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट लाइट भी इस्तेमाल करते हैं, सड़क भी इस्तेमाल करते हैं, फ्री ऑफ चार्ज इस्तेमाल करते हैं। कई तो लोग अस्पताल में जाके इलाज भी फ्री कराते हैं। ये जी पाकिस्तान ही है, मतलब ये कोई मैं अयाशी है सारी मलेशिया की पाकिस्तान स्टोरी में ही है, नहीं बिल्कुल बता सही है रहा। जी। But you know, they use the same services and they don't want to pay tax. How can that even be possible? अगर 400 अरब रुपए डॉलर की 400 अरब डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, तो 50-60% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है और वो रिटेलर और होलसेलर पर मुहित है। पर इसमें हमारी भी कोताही है ना। किसी को पता है कि कितनी नंबर ऑफ शॉप्स हैं अकबरी मंडी में? मैं दावे से कहता हूं कि कोई हमें नहीं बता सकता। कितनी जुड़िया बाजार में शॉप्स हैं, कितनी बड़ी अल्फी की मार्केट है। सो आप देखिए ना, एक तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ने एस्टैब्लिश करनी है, पहली बात। दूसरी पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्होंने ये तय करना है इकट्ठे बैठकर कि यार ये काम होना ही होना है, चाहे वो हमारी किसको कॉन्स्टिट्यूएंसी है इम्प्लीमेंट या कैसे नहीं कराना है, है। बिल्कुल और सही। तीसरा खुद इनको ये सोचना है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क ताजिर दोस्त का बना, अगर वो नहीं कामयाब हुआ तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई कमजोरी है, तो इसका मतलब है वो तो कॉम्पिटेंस लेवल है हमारी अथॉरिटीज का टू डिलीवर ऑन दिस। और चौथी बात, इनको खुद सोचना है कि अगर इस मुल्क में ये कारोबार करके इतने बड़े हुए हैं और आज तक इनफॉर्मल सेक्टर में रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से गुजारा करते रहे हैं, तो ये सिलसिला अब नहीं चलना चाहिए। अगर हम डिफेंस में इतनी डेप्थ दिखा सकते हैं तो अपने मुल्क के रिटेलर्स को सड़कों पर आने से रोक कर फोर्स नहीं कर सकते कि वो टैक्स दें। और ये कहना कि मैं टेलीफोन लेता हूं मुझे उस पर टैक्स देना पड़ता है, वो सारे पाकिस्तान को देना पड़ता है। हम अपनी कंसल्टेंसी से या हम अपनी सैलरीड इनकम से जो टैक्स कटाते हैं उसके बावजूद वो टैक्स देते हैं। जब आप वो टैक्स देंगे जाकर, तब मसावी निजाम बनेगा तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से निकलेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब अभी आपने ताजर दो स्कीम का जिक्र जो किया है, आपको ये रियलाइजेशन है एफबीआर को? क्योंकि बड़े बड़े दावे किए गए थे लेकिन उस पर काफ़ी मसाइल आए। हमने देखा कि सिर्फ 4 मिलियन रुपए जमा किए जा सके हैं, जबकि उनके मुकाबले में अगर तनख्वाहदार तबके की बात करें तो वो 437 अरब रुपए का टैक्स अदा कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि इसे ख़त्म करने की अब बातें की जा रही हैं कि ये नाकाम हो गई है, ख़त्म कर दो, बजाय इसको कि हम इसको इम्प्रोवाइज करें, इसमें बेहतरी लेकर आए, जो एक चीज़ नहीं चल सकी उसको ख़त्म कर दें? क्या एफबीआर को इसकी रियलाइजेशन है? तो देखिए ना कि जो आपने नई टैक्सेशन करनी है अगले साल में जाकर, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अगर आपने 1800-1900 अरब के नए टैक्सेस कलेक्ट करने हैं और 1200-1400 उसमें से ग्रोथ से आ जाएगा, जो बाकी 500-600 है आपको कहना चाहिए कि हम इन्फोर्समेंट मेजर का जो डिजाइन है वो आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम रिटेलर्स और होलसेलर्स को
रियल एस्टेट पे कैपिटल गेन्स टैक्स को, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंसेस में, इन सब का इजरा करेंगे और इनसे ये पैसे लेकर आएंगे। दिस इज द रियल चैलेंज। देखिए, कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और ये चीजें तो खुद ही आ जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेशन जो 12,000 अरब की है वो तो खुद ही आ जाती है विद होल्डिंग टैक्सेस के थ्रू और कस्टम्स के थ्रू। असल काम तो यही है कि हम इनके पीछे, इसीलिए मैं कहता हूं कि एफबीआर को लॉन्जेविटी में हमें ये काम ही सौंपना पड़ेगा और उसका जो जिसे कहेंगे महवर है अब वो प्राल होगा। प्राल का मतलब है जो ऑटोमेशन, रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी है, कि वो कैसे प्री पॉपुलेटेड आपको भेजेगी टैक्स रिटर्न, कैसे क्रॉस वेरीफाई करके, यानी कि नादरा जी, डेटा, आपके ट्रैवल का डेटा, आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा, ये बताए कि you have such kind of a spending, where is your income, and especially for those kind of people जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और voluntarily इन लोगों को चाहिए कि टैक्स नेट पे आए और अपना एक फेयर शेयर दें, और हुकूमत को चाहिए कि उस फेयर शेयर के जो टैक्स रेट है ना उसको घटा दे। 49% नॉन सैलरीड पे लगाना, तो सारे डॉक्टर, सारे जो कंसल्टेंसी करते हैं लोग, लॉयर वगैरह जो आउट ऑफ सिस्टम पर्ची काटते हैं, वो बढ़ जाएगा। जिस तरह स्मगलिंग कम करनी है तो जो इंपोर्ट पे टैरिफ है उसको कम करें, तब जाके स्मगलिंग कम होगी, कि लोगों को इंसेंटिव ना रहे कि मैं चोरी के रास्ते कोई चीज लाऊं। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग वेरी स्मार्टली। दैट इज द काइंड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हम इस बजट में देखना चाहते हैं। आई डोंट थिंक ये बजट एक रन ऑफ द मिल बजट हो सकता है। बहुत अच्छी स्पेस है इन टर्म्स ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी स्पेस है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन तो हैं व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज डिफेंस, बट हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन तब भी बन सकते हैं कि हम अपने लोगों से जो ड्यू टैक्सेशन है वो करें, और टैक्स के निजाम को मसावी, सिंपल, आसान और लोअर स्लैब्स में लाएं और गुड फॉर ग्रोथ बनाएं। सबसे ज्यादा ये काम हम इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपसे टैक्स लेना चाहता हूं, मैं चाहता ये हूं कि टैक्स के निजाम में इतना मसावीपन आ जाए कि हम टैक्स कि वो के सबके निजाम लिए को एग्जैक्टली सारी ब्रैकेट उसमें, सारे ब्रैकेट उसमें शामिल हो जाए। लेकिन आपको लगता है जिस तरह से एफबीआर 6-6 अरब की गाड़ियों के प्रपोजल तैयार करती है लेकिन टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता, सो यू थिंक कि ये जो आप हर माह 100 अरब से ज्यादा का एवरेज टैक्स शॉर्टफॉल होता है, ये रियलाइजेशन है एफबीआर के पास, वो होमवर्क इतना है या होमवर्क में कहीं कमी है उनके? देखें, एक तो ये कि ओवरऑल पब्लिक सेक्टर में, दिस इज माय जेनेरिक कमेंट, आई बीन पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो कॉम्पिटेंस का लेवल है वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। और हमने पब्लिक सेक्टर में सारी डिपेंडेंसी डाल दिया है कि शायद मल्टीलैटरल्स आकर पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर के, एफबीआर के, प्राइवेटाइजेशन के, ये ठीक कर देंगे। ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। वो आपको एक लाइफ लाइन तो दे सकते हैं, बट ये जो डॉक्टर्स ने सर्जरी करनी है ना, वो आपको लोकल डॉक्टर्स लाने पड़ेंगे अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं। हम अभी तक शायद इस जिसे कहेंगे मोड में नहीं आए हैं कि हम लोकल डॉक्टर्स को सर्जरी करने की इजाजत दें। जब भी किसी मुल्क ने तरक्की की है तो उनके लोकल डॉक्टर्स ने ये सर्जरी की है। मल्टीलैटरल्स फ्रॉम द आउटसाइड एक स्टेक होल्डर जरूर बन सकते हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हमें लॉन्जेविटी देनी है इन द ऑफिसर्स दैट वी पोस्ट एट एफबीआर, अगर आप जुज़ियात में जाना चाहें। तीसरी, ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन का जो निज़ाम है, क्रॉस जो हमारा डेटे को लाकर जैसे परम्यूटेशन कहते हैं डेटे की करनी है, वो सारा निज़ाम बिल्ड करना है। अब ये ओवर द टाइम पीरियड हम ये काम चूंकि आउटसोर्स थिंकिंग से चला रहे हैं तो ये सिस्टम में बिल्ड नहीं हुआ है। अब वो मौका है, एक हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करने की जरूरत है एफबीआर में भी। सर, एनएफसी अवार्ड को भी डीपोलिटिसाइज करने और उसमें टेक्नोक्रेट्स शामिल करने और फिर उसे रिवाइज करने की भी खबरें आती हैं, आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? देखिए, एनएफसी अवार्ड को आपको रीथिंक इसलिए करना पड़ेगा। एक तो पहले प्री एनएफसी, लोग एनएफसी को कहते हैं रिव्यू करें, मैं कहता हूँ नो, देयर इज सम वर्क यू नीड टू डू प्री एनएफसी। पाकिस्तान का आइन 18वीं तरमीम के बाद 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं, बड़े क्लियर हैं वो, जिसमें पावर्टी है, फूड है, एग्रीकल्चर है, ज़कात है, उशर है, एजुकेशन है, हेल्थ है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं डिवॉल्व हो चुके हैं। सब्जेक्ट्स
कि हमने अभी तक एक बहुत बड़ा खर्चा वफाक में भी रखा हुआ है, उनको डिफरेंट नामों से डिविजन्स मिनिस्ट्रीज में भी रखा हुआ है, ऑटोनोमस बॉडीज में भी रखा हुआ है, और प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। पहले तो ये काम करें ना, एनएफसी तो ठीक करेंगे ही करेंगे, कि वो जो वफाक काम कर रही है वो प्रोविंसेस पे दे और उनका जो खर्चा है वो बंद कर दे। ये पहली राइट चीज है। दूसरी चीज, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक शेयरिंग होनी चाहिए। ये तो एनएफसी में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सब्जेक्ट ही पावर्टी प्रोविंसेस का है। चले हम 650-700 अरब, एक अच्छा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स वल्नरेबल है पाकिस्तान में, उनको जाके एक रकम और खवातीन को देते हैं, मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। सो उसकी शेयरिंग करें, ये एक दूसरी चीज हम कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि एनएफसी को ऑब्वियसली रिव्यू करें, इन द सेंस कोई पैसे कम करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ चीजें हमने कई सजेशंस दी थी। मुझे याद है मैंने एक बार तब भी कहा था कि कुछ परसेंटेज आप चार्ज कर सकते हैं। टेररिज्म तो पूरे मुल्क में होता है, तो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर इस दफा बढ़ना चाहिए, उसको भी कोई इस्लामाबाद में तो नहीं आके ड्रोन्स गिर रहे थे ना,